ये रिपोर्ट आपने देखी। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबका तारुफ कर लेता हूं, चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ आशीष सैनी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ दीपक रावत जी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जेपी मैठानी जी हमारे साथ पर्यावरणविद वर्चुअली जुड़े हुए हैं। प्रभा जी, आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की जाती है सरकार की ओर से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहां पर पहले जो सूचनाएं हैं वो नहीं मिलती। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई जब माणा की जो आपदा है हमने देखी। क्या तैयारियां हैं? देखिए रवि जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसमें ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। लेकिन देखिए, जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपदा के ही हम कहेंगे पार्ट होते हैं। जब कोई आपदा आ जाती है उसके बाद जिस प्रकार से रेस्क्यू किया जाता है तो वो भी उन्हीं सूचनाओं में से एक हम कहते हैं पार्ट होता है। अब चलिए हम रेस्क्यू ये अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम में जिस प्रकार हमारा उत्तराखंड है, ये पहले ही हम कहेंगे कि आपदा प्रभावित प्रदेश है। यहाँ पर कई प्रकार की आपदाएं आती है। अगर हम देखें, बाढ़ की बात करें, हम लैंडस्लाइड्स की बात करें, हिमस्खलन की बात करें, तो हम कहेंगे कि या भूकंप की बात करें तो यहाँ पे ये आपदा ग्रसित प्रदेश है हमारा। तो यहाँ किसी भी प्रकार की आपदा किसी भी वक्त आ सकती है। तो आप ये देखिए कि हर आपदा के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही प्रकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होता है। आज अगर हम बारिश के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में भी 24 आवर पहले हमें चेतावनी दी जाती है। और बहुत सारी हम कहेंगे भूकंप के बारे में भी हम कहेंगे जो हमारे रेडार सिस्टम होते हैं वो हमें बता देते हैं कि ये सेंसिटिव जोन है, भूकंप की संभावना। लेकिन अगर हम कहें कि मौसम का जो पूर्वानुमान है बारिश के क्षेत्र में, तो वो ज्यादा कारगर हमारा साबित हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम कई स्टेट की बात करें जो कोस्टल है, जो समुद्र के किनारे हैं, वहां पे जो पहले चक्रवाती तूफान आया करते थे उनसे कंपैरेटिवली अब हमें पहले पता चल जाता है। जैसे हमारे उड़ीसा है, हमारे केरल है, ये बिल्कुल तटीय क्षेत्र है, तो वहां पे बहुत सारी हमारी जनधन की जो हानि होती है उसे आज हम बचा लेते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ने कहा है कि हम बजट भी उस पर खर्च कर रहे हैं और भारत हमारा विश्व का छठा देश ऐसा है जिसके पास ये सारी प्रणालियां हैं। तो मैं ये कहूंगी, ऐसा नहीं है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है या वो देश में या राज्यों में काम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जो आपदाएं होती है, आपदा भी कई तरह की होती हैं। अब मौसम के क्षेत्र में हमारी जो सटीक भविष्यवाणियां होती हैं वो बहुत अच्छी है, वो सही प्रोजेक्ट हमारे सही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है रवि जी, जैसे अभी हम रिपोर्ट में ये देख रहे थे कि अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हमारे बहुत कारगर भी होते हैं तो उसमें हम एक चीज की हमने आशंका या हम कहेंगे एक प्रिडिक्शन टाइप है। वो प्रिडिक्शन से ये होता है कि हम 30% तक की जो जनधन की हानि होती है उसे हम रोक सकते हैं। लेकिन उसमें भी प्रिडिक्शंस में भी अगर हम उत्तराखंड में भी देखिए, एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, उत्तराखंड में पहला देश का उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च हुआ है। तो ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने आईआईटी रुड़की में इसकी लॉन्चिंग करी थी। तो अब अगर हम आज के उसमें देखें तो हम सबके मोबाइल में कितनों को इसके बारे में पता है, तो कि या हमारे मोबाइल से बात कर ली जाए कि हमारे पास ये वाला ऐप है। दूसरा मैं कहूंगी कि जो देश का प्रदेश का जो हमारा ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये चक्रौता की ये लाखा मंडल में ये राज्य का पहला ये भी बनने जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊं रवि जी, एक प्रोबेबिलिटी जो फैक्टर होता है, अगर हमारा राज्य आपदा ग्रसित प्रदेश है तो वो बनी रहती है। वो जो 30% हम लेके चल रहे हैं कि प्रिडिक्शन के बाद भी वो रह जाता है, तो वो प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो उसके लिए हमें यह है कि जो वहां पे बिल्कुल उस क्षेत्र में लोग रहते हैं या जो वहां का शासन होता है जो बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उनको इन चीजों को बार बार सर्वेक्षण भी करना चाहिए। जो अलर्ट होते हैं उनपे बहुत देखना भी चाहिए जब स्टेट की तरफ से एडवाइजरी वहां पे जारी कर दी जाती है। तो अब जैसे हम प्रोबेबिलिटी की आज हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी दिन देखिए अगर बारिश का मौसम है, क्लाउड्स है, तो हम क्या कहते हैं कि आज बारिश होगी, लेकिन उसके बाद भी वो एक प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं संभावना बनी हुई है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो खतरा टल जाता है। जैसे भी एवलांच का ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि वहां मौसम खराब था या एडवाइजरी वहां के शासन के थ्रू नहीं दी गई होगी, जो जिला प्रशासन हम जिसकी बात कर रहे हैं, और कल ही उसके बारे में हम कहेंगे कि वो भी दे दी गई है कि जांच की प्रक्रिया भी दे दी गई है कि जांच की जाए कि कहां पर थोड़ी कमी रह गई थी। एडवाइजरी रहती है, सूचना भी दी जाती है। लेकिन वही है ना, जो हम 30% का एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसमें लेके चल रहे हैं, प्रिडिक्शंस रहती है, तो वो चीजें इसमें लाना 30% को हम चाहते हैं कि ये चीजें इसीलिए की जाती हैं कि कम से कम
जनधन की हानि हो। लेकिन उसके बाद अगर कोई आपदा आ ही जाती है, उसके बाद वो पूरा रेस्क्यू मैं सोचती हूँ कि शायद वो पूरा सरकार के हाथ में, शासन के हाथ में है, जहां पर हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखानी चाहिए। और जिस प्रकार से उत्तराखंड की बात करें, आज जिस प्रकार से धामी सरकार उसमें काम कर रही है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि जनता में या जो हम लोग हैं किसी को भी इस प्रकार का कोई ये सोचना चाहिए कि कहीं रेस्क्यू में कमी रह गई हो, या शासन हो, प्रशासन हो, कहीं किसी उपकरण की कमी रह गई हो, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और मैक्सिमम इतनी हमारी आपदाएं आ गई, हमने देखा है कि हमारे लेकिन सवाल यह कि उससे पहले हम कितने अलर्ट हो सकते हैं, उस पर सरकार क्या काम करना चाहती है। आशीष सैनी जी, सवाल यह है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, जब आपदा आ गई उसके बाद तो ठीक है, सरकार का रेस्क्यू हमने देखा है, मुख्यमंत्री खुद ऐसी जगहों पर मौजूदगी उनकी रहती है, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर जो सरकार बात कर रही है, और हमने केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकार का पूरा जिक्र किया, रिपोर्ट में हमने दिखाया कि सरकार ये बात कह रही है, लेकिन हम कितने आगे बढ़ पाए हैं इस पर? देखिए, कुछ स्थान ऐसे हैं जो भूकंप के संबंध में अर्ली वार्निंग सिस्टम उन्होंने बनाया है, कुछ जगह बारिश को लेकर बनाया है, और कुछ जगह कुछ अन्य जो चीजें हैं उनको लेकर बनाया है। जो मुख्य अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो भूकंप को लेकर है, क्योंकि जब भूकंप समुद्र में आएगा तो सुनामी लेकर आता है, और जब वो पहाड़ी राज्यों में या दिल्ली जैसे राज्य में आएगा तो वो बहुत बड़ी समस्या लेकर आ सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम को चलाने के लिए खाली मशीन की जरूरत नहीं है, उसको चलाने के लिए ऑपरेटर्स की और उस डेटा को रीड करके अपना वार्निंग देने वाले एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि धामी जी जाएं और दिल्ली के लाजपत नगर में और एक खरीद के लाके लगा दे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया प्रभा जी ने जिस तरीके से 4-5 चीजें कही, मुझे थोड़ा सा उसमें इस सरकार के निर्णय के प्रति की कितना गंभीर है, मेरे मन में संदेह खड़ा हो गया है। इन्होंने कहा अभी कि छठा देश है, मशीनें लगा दी गई हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया है और हम सब बिल्कुल परफेक्ट हैं, और सरकार एकदम से, ये सब चीजें इन्होंने गोलगप्पे बनाए हैं, यथार्थ में इसको सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। हमें यही समस्या आती है कि अधिकारी जब कोई आपको बताते हैं आपके कि भाई अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना है और उसकी ये प्रक्रिया है और ये उसको स्टाफ चाहिए, तो आप पर्यावरणविदों की बात पर गंभीरता से बात करने के बजाय उसका मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी आपत्ति है। हम सरकार के साथ खड़े हैं कि अगर कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाए या कोई ऐसी टीम और बढ़ाई जाए। आज भी हरिद्वार और के से लेकर जो गंगा नदी है वहां पर 15 मीटर की रस्सी और एक वायरलेस सेट दिया हुआ है आपने जल में पानी में डूबने वाले लोगों को बचाने के लिए, जल पुलिस के पास। आपने आज भी बहुत सारी आपदाओं से जूझने वाले जो हमारे नौजवान है, चाहे वो SDRF के हों या आर्मी पुलिस या किसी के भी हो, तो उनको जो उपकरण दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है। आप एकदम सीधे अंतिम आपदा से, और उसके पीछे बहुत सारी समस्याएं हैं, तो जो लोग इस सिस्टम में लगे हुए हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक्विपमेंट की जरूरत है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी जो मैं भाजपा के लोगों की बात सुन रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा है कि इस मामले में गंभीर है, लेकिन गंभीर होने की जरूरत है और कोई भी निर्णय सरकार लेगी हम उनके साथ खड़े होंगे। ठीक है, दीपक रावत जी, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर बात हो रही है। आज दोनों सरकार रही है, कांग्रेस की भी, भारतीय जनता पार्टी की 2017 से। रवि जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम इस देश में है भी या नहीं है। नहीं, इसे विस्तार से तो हमारे साथ पर्यावरण मैठानी जी से समझेंगे कि क्या होता है। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का काम है कि इसको लाना, इस पर काम करना, क्योंकि देखिए वही पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि हम तो काम कर रहे हैं। रवि जी, यदि केंद्र सरकार कहती है कि हम चौथे देश हैं जिसके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है और हम 1 हफ्ते तक पहले की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से ये प्रिडिक्शन केंद्र सरकार की तरफ से आई होगी राज्य को कि 3 दिन अति वृष्टि होने वाली है वर्षा की, और हिमपात भी हो सकता है। इसी कारण से शायद सभी जिलों में इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी से पहली बार पूछा जाता है उस हादसे के बाद, तो उनका ये कथन था, आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर लें, उनका कहना था कि हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत चेतावनी दे दी थी, शायद उन तक नहीं पहुंची। अभी जो शायद है, ये शायद बड़ा प्रश्न चिन्ह कर रहा है। क्या हम इस फिफ्थ जनरेशन 6th जनरेशन की संचार सुविधा की बात करते हैं, क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि ITBP, BSF जो बॉर्डर में है उनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम की सूचनाएं नहीं जा रही हैं? क्या ये मान के चल रहे हैं? क्या ये मान के चल रहे हैं कि BRO को इसके बारे में पता नहीं था? अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो चेतावनी जारी करी गई थी पूरे प्रदेश में और विशेष रूप से कुछ जिलों में,
बीआरओ को इसकी जानकारी नहीं थी। ये तो सबसे पहले उन्हें ही पता होना चाहिए। यही तो प्रश्न कहां है? आप सरकार अपनी गलतियों को छुपा रही है। जो समन्वय बनाना चाहिए था, जितनी भी संस्थाएं थी जो वहां पर काम कर रही थी, जो मजदूर काम कर रहे थे, जो ठेकेदार काम कर रही थी, जो कार्यदारी संस्था थी वो काम कर रही थी, उस तक आपकी इंफॉर्मेशन गई नहीं। और इसकी पुष्टि करवाता हूं रवि जी, हादसे से बचे हुए जितने श्रमिक आए हैं, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि एक दिन पहले से ही वहां बारिश शुरू हो गई थी और बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी और हमें लग गया था कि आज रात कुछ न कुछ होने वाला है। लेकिन सुबह 5 बजे, हम सुबह मॉर्निंग में वहां से निकलना चाह रहे थे, लेकिन 4 बजे 5 बजे करीब ये हादसा हो गया। अब आप बताइए, श्रमिक को इसका अंदाजा हो गया जो वहां रह रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन सोई हुई सरकार, सोया हुआ प्रशासन कहां था? उसको इनकी जानकारी नहीं हुई। अब आ जाइए सिस्टम में। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप दूसरों के घरों में तो झांक सकते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या सरकार, क्या आईटीबीपी, क्या सीआरपीएफ जो वहां पर लगी हुई है, क्या उनके पास ड्रोन नहीं थे कि कहां पर बर्फ अत्यधिक पड़ रही है? और एक जानकारी आपके चैनल के थ्रू मैं जनता को दे दूं, ये जो इलाका है नीतीमाणा का, यहां पर पहली बार ये घटना नहीं घटी है। 1968 में आईटीबीपी के 18 लोग मरे हुए हैं जवान। उसके बाद 2012 में भी ये घटना घटी है। तो ये इससे कहना कि इस क्षेत्र में पहली बार ऐसी घटना घटी है, ऐसा संभव नहीं है। इससे पहले भी यहाँ घटना हुई है। तो क्या वहां पर पूर्ण में सचेत होना जरूरी नहीं था? चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, बीआरओ हो, कहीं ना कहीं पर चूक हुई है और ये चूक सरकार को स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन आज जो हमने जाने गंवाइयां श्रमिकों की, उनके परिवार में आज स्थिति बहुत विकट हो चुकी होगी, क्योंकि कमाने वाला जो एक साधन था वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, आप एक तरफ सरकार कहती है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है, एक तरफ कहती है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो आप बताइए, सच कौन बोल रहा है? सच केंद्र सरकार बोल रही है, राज्य सरकार बोल रही है, ये वो बीआरओ बोल रही है जो कहते हैं कि मेरे पास जानकारी थी ही नहीं? ये इसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। ठीक है प्रेम पंचोली जी, अब सरकारों पर अगर बात की जाए तो कौन कितना गंभीर रहा है इस तरीके से जो पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित करने में? कौन बात कर रहा है और कौन काम भी? यहाँ पर आपने देखा कि पूर्व में भी सरकार रही है, मौजूदा में जो सरकार है, क्या वाकई में सरकारें गंभीर हैं इस विषय को लेकर? नहीं, सरकारें गंभीर है, लेकिन सरकार में जो लोग हैं वो गंभीर नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अर्ली वार्निंग की जरूरत हमको क्यों पड़ी? पहला सवाल तो यही है। और दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं कि सरकारें गंभीर हैं कि नहीं। सरकारों में जो बैठे हुए लोग हैं उनका दुर्भाग्य है कि माना राज्य में किसी दल की सरकार और केंद्र में किसी दूसरे दल की सरकार है, तो ये आपस में इतने मुर्गा झपट खेलते हैं कि सारा विकास का काम और जितने जो टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। और जो अर्ली वार्निंग है, ये किसी भी राज्य में डेवलप किया जा सकता है। जैसे अभी प्रभा जी ने कहा कि अलग अलग राज्यों में, केरल हम कितनी घटना सुनते थे, अब नहीं आ रही है क्योंकि सिस्टम वहाँ पे डेवलप हुआ है। और दूसरे जो तटीय क्षेत्र है, बहुत सारे जगह जिनका अभी नाम लेना समीचीन नहीं है, वहाँ पे डेवलप हुआ है चीजें, नकारा नहीं जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि अगर अभी 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने किया होगा, बहुत पूर्व से ही बहुत सारी चीजें हैं। ये पब्लिक के बीच में मैसेज भेजने का काम सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं किस तरह से पब्लिक को कन्वे करते हैं, है ना। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देखिए कि जो कांग्रेस के जमाने में पाइपलाइन में थे वो आज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार तो कोई दुराग्रह नहीं है, हमेशा राज्य सरकार दुराग्रह पालती ज्यादा। तो मैं ये कहता हूं कि अर्ली वार्निंग उत्तराखंड में कहाँ है कहाँ नहीं है वो तो शायद प्रभा जी मेरे से अच्छी बता सकती है। और सवाल हमारे कांग्रेस भाजपा दूसरे लोग पूछ सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जेपी भाई बैठे उनसे आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग आजकल जब हम जनवरी फरवरी में घूम रहे थे पहाड़ों में ना, तो बुरांस के फूल, आपने मेरी फेसबुक आईडी में देखा होगा, मैंने बुरांस के फूल जगह जगह से उसकी वीडियो और फोटो अपलोड की है। और मैंने कहा कि मुझे याद है कि फरवरी के अंत में बुरांस के एक आध फूल दिखाई देते थे। मुझे याद है 20 साल पहले की, मुझे याद है। और 14 अप्रैल को संक्रांत होती है पहाड़ में, जब महीना बदलता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं पहाड़ के लोग। तो 14 अप्रैल को उस पहाड़ में पूरे इस महीने ये लगा लो कि संक्रांत के 1 महीने तक पूरा फूल जो है दरवाजे पे चढ़ाया जाता है, लोगों के सिर में चढ़ाया जाता है, देवता में चढ़ाया जाता है। फिर अंतिम जो संक्रांत होती है उसमें फूल माला त्योहार होता है, और तब बुरांस के फूल लाए जाते थे। लेकिन तब तक बुरांस के फूल खत्म हो रहे हैं, खत्म हो जाएंगे।
तो मैंने एक वैज्ञानिक को पूछा, मैंने कहा कारण क्या है, क्योंकि मैं बड़ी चिंता में कि जंगल के जंगल फूल गए। तो वैज्ञानिक ने कहा कि देखो प्रेम, ऐसा है, मैं तुम्हें समझाने सकता हूँ, बहुत टेक्निकल चीज है, एक चीज से समझा सकता हूँ मैं तुम्हें कि तुम्हें बर्फ क्या दिख रही है। मैंने कहा 20 साल पहले मेरे गांव में 6 फुट बर्फ गिरती थी, मेरे गांव में। बिल्कुल, मुझे याद है तब हम जब 40 साल पहले हम छोटे रहे होंगे, तो मेरी माँ ऐसे पकड़ती थी हमें और फिर बरामदे से बाहर करके, गांव में तब टॉयलेट होती नहीं थी, तो बर्फ के साथ चले जाती वो टॉयलेट, इतनी बर्फ गिरती थी, मतलब निचली मंजिल बराबर। बिल्कुल मुझे याद है मेरे गांव में, लेकिन मेरे गांव में आज आधा फीट बर्फ भी नहीं गिरती है। तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, वैज्ञानिक ने कहा। उन्होंने कहा कि एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर तुमने बर्फ रख दी है, तो उसका मौसम ऐसा है कि 0 डिग्री माइनस से भी नीचे उसका तापमान है, तो बर्फ वहां पे जमी हुई है। जैसे उस प्लेट का तापमान नीचे से हीट होगा तो बर्फ उसको छोड़ देगी। अब जो प्लेट है, प्लेट का आकार कैसे है, उस हिसाब से वो बर्फ फटेगी और गिरेगी और आगे जो नुकसान करेगी। तो जो ये चक्र हो रहा है, पूरा तापमान, पूरे धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो ये तापमान ऐसा नहीं कि एक ही बार में बढ़ा है, उनका तापमान इसलिए बढ़ रहा है कि जहां पर 10 मकान बनने थे वहां पे 100 मकान बन रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा मुझे कि जो ये राजपुर रोड, सहदारा रोड और ये इधर से होते हुए श्रीनगर होते हुए काशीपुर उधर से और उधर मुनस्यारी की तरफ से वो जाती है, ये जोन 4 जोन 5 वाली फाल्ट जाती इधर से, भूकंप की जो इधर से गुजरती है। अब आप देखो कि हयात जैसे होटल, नाम लेना क्या, उस होटल का नाम लेने में क्या डर है हमें। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और सरकार की सारी मीटिंगें उन्हीं में हो रही है। मैं तो बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सरकार के लोग वहां अंदर न बैठे हुए हो, ऐसे वक्त भूकंप नहीं आना चाहिए, क्योंकि सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय उन्हीं होटलों में हो रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें उसी फाल्ट जोन पे बने हुए हैं। तो जो ये चक्र है हमारे विकास का, डेवलपमेंट का जो चक्र है, ये हमको समझने की जरूरत है। इसको समझने के लिए हमको हजारों साल थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप जब जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में घूमेंगे, इवन कि मैदानी क्षेत्रों के जो जंगल है उसमें भी आप घूमेंगे, तो आप वहां पाएंगे कि यार यहाँ तो पहले खेत हुआ करते, खेत की सेब बनी रहती है। तो ये हमारा चक्र था कि अगर हम यहाँ 6 महीने रहे तो वापस उस जगह आने में हमको 10 साल लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी अगले साल नहीं आते थे। जी। तो वो घूमते रहते थे और उतना ही पेड़ को बचाना था और उतना ही पेड़ को काटना भी था। ऐसा नहीं कि पेड़ भी लगाओ तो उससे भी क्या कि अति हो जाएगा, क्योंकि नेचर का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पेड़ इतने कट रहे हैं, लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो रहा है। संरक्षण सिर्फ कागजों में हो रहा है। आप कागजों के सूची निकाल दीजिए, इतने जंगल मुझे नहीं लगता कि किसी देश में लगे होंगे जितने जंगल उत्तराखंड में लगे। ठीक है। तो ये जो समस्या पैदा हो रही है ना, कि जो प्रकृति को कंट्रोल रखती है, वो चीजों हमारे यहाँ से चली गई है। जैसे हम पहाड़ में, आप देखिए, पहाड़ में जब मकान बनते थे तो वहीं की ईंट, वहीं की पत्थर, वहीं का सबको, वहीं की मिट्टी। लेकिन आज लोहा यहाँ से जा रहा है, लकड़ी यहाँ से जा रही है, पत्थर यहाँ से जा रहा है, सीमेंट यहाँ से जा रहा है। तो जो हम नेचर के साथ खेल रहे हैं ना, कि हम नेचर के साथ जो उपभोग, मतलब बहुत भोग विलासिता वाले बन गए हम लोग। तो हम लोगों को सुधार लाना है। और जो ये टेक्नोलॉजी है, ये तो सरकारों का काम है, सरकार करेगी। जैसे प्रभाजी ने बताया कि लाखा मंडल में वो एक डेवलप हो रहा है। बिल्कुल, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, जेपी मैठाणी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उसके बाद जेपी मैठाणी जी के पास जाऊंगा और उनसे विस्तार में जानेंगे कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो बात कर रहे हैं उसे कैसे डेवलप किया जा सकता है और क्या क्या उस पर अभी तक काम हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HUN 24/7, जुनून सच दिखाने का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक कदम ने वसीयत पंजीकरण को एक व्यवस्थित और पारदर्शी स्वरूप प्रदान किया है। उत्तराखंड राज्य में लागू हुई समान नागरिक संहिता को पोर्टल पर वसीयत का पंजीकरण एक महत्वपूर्ण सेवा है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी वसीयत 3 अलग अलग तरीकों से पंजीकृत करा सकते हैं। इस विकल्प में वसीयतकर्ता को अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज कराना होगा
इस प्रक्रिया में 2 गवाहों के आधार या ई-केवाईसी का रहना अनिवार्य है। बात अगर दूसरे विकल्प की करें तो वसीयतकर्ता या वसीयतकर्ता का प्रतिनिधि यानी लेगेटी, एग्जीक्यूटर या अधिकृत व्यक्ति 2 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर की हुई हस्तलिखित या टाइप की हुई वसीयत को पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। इस विकल्प में वसीयतकर्ता द्वारा अपनी वसीयत को ऑडियो वीडियो रूप में रिकॉर्ड कर अपनी अंतिम इच्छाओं का ब्यौरा दिया जाता है, जिसे पोर्टल पर अपलोड कर पंजीकरण पूरा किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग से पहले एवं रिकॉर्डिंग के दौरान वसीयत के सभी आवश्यक विवरण जैसे संपत्ति, गवाहों की जानकारी आदि भी दर्ज करवाना अनिवार्य है। अतिरिक्त विकल्प के रूप में वसीयत के पंजीकरण के लिए अचल और चल संपत्ति की जानकारी वसीयतकर्ता द्वारा दी जानी आवश्यक है। इस तरह से वसीयतकर्ता की घोषणा के बाद सभी जानकारियों को फॉर्म में भरकर फॉर्म जमा किया जाएगा। वसीयत पंजीकरण और कानूनी उत्तराधिकारियों की घोषणा के लिए ऑनलाइन सेवाएं नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे संपत्ति विवादों से बचा जा सके और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित हो सके। यूसीसी, सबके लिए समान कानून, सबके लिए न्याय। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अखा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अबे घोचू, अखा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा, एक ही जगह। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अखा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा, एक ही जगह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कभी भी किसी भी वक्त आपदाएं आ जाती हैं और उन आपदाओं की मार उत्तराखंड झेलता हुआ रहा है पिछले कई वर्षों से। बहुत लंबा वक्त हो गया, लेकिन आज भी वो आपदा की मार उत्तराखंड झेल ही रहा है। लेकिन अब बात आती है कि हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं। क्या हमारे पास इस तरीके कोई सिस्टम है? हमारे साथ जेपी मैठाणी जी हैं, पर्यावरणविद जुड़े हुए हैं। जेपी मैठाणी जी, हम लोग, एक आम व्यक्ति बात करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसको लगता है कि आपदा आने से काफी पहले हमको पता चल जाएगा कि भाई आपदा आने वाली है, अब आप लोग यहाँ से निकल जाइए, बड़ा आसान होगा। लेकिन क्या होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, कैसे डेवलप किया जा सकता है और कैसे इस पर देश में या फिर हमारे प्रदेश में क्या काम भी कुछ हुआ है? रवि जी, जैसे कि अभी तक पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी बात कही, शायद आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही सर जी। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब है कि एक तौर तरीका है, एक, लेकिन वो एक टूल या मशीनरी नहीं है। अर्ली वार्निंग सिस्टम कुछ स्टर्स पे जो उस क्षेत्र के, जैसे बारिश है, उस क्षेत्र में कितनी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर है, वहाँ पे विंड वेलोसिटी, हवा का बहाव कितना तेज है और टेम्परेचर क्या है, इन सब 4-5 फैक्टर को मिलाकर लोग गणना करते हैं, वैज्ञानिक लोग, और उसमें इन 4-5 फैक्टरों की गणना करने के लिए वो उपकरणों का सहारा लेते हैं। लेकिन अभी अगर आप उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जाने के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा दी गई सूचनाएं और वार्निंग पे जो गतिविधि होती है, जो कार्यवाही होती है, जो एक्शन होता है, जी,
वो अर्ली नहीं है। मतलब सूचना है, लोगों को कम्युनिकेट कर दिया गया है, लेकिन उस पर एक्शन स्लो है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम धराशायी हो जाता है। इसमें डॉपलर रडार या सैटेलाइट इमेज या आप देखते हैं अधिकतर कई तरह की आपदाओं के बाद हम नासा द्वारा जारी किए गए चित्रों का जिक्र करते हैं। जी। और ऐसा ही अभी हो सकता है कि क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, वो दिन के किसी निश्चित समय में गुजरता होगा। ऐसा तो है नहीं वो 24 घंटे उस एरिया की फोटो लेता रहे, जैसे अलकनंदा वैली की या केदारनाथ साइड। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत सारे गणितीय और वैज्ञानिक आंकड़ों का सम्मिश्रण है, जिनको मशीनों के सहारे किया जाता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसलिए विकसित किया जाता ताकि समय रहते हुए समुदाय को, समाज को, पॉलिसी प्लानर्स को, आपदा प्रबंधन में जुड़े लोगों को सूचनाएं समय पर मिले। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि चमोली का जैसे मजदूरों के इंटरव्यूज वगैरह आ रहे हैं, उनको एक आभास हो गया था कि भाई बारिश बहुत हो रही है, बर्फ बहुत हो रही है, ये क्या पता क्या हो जाए। इससे पहले कि वो वहां से इवैक्यूएट होके या वो दूसरी जगह पे, सेफ जगह पे जाते, जैसे मैंने पिछले डिस्कशन में भी कहा था कि आपने उनको माणा गेट और माणा गांव के बीच क्यों रखा कंटेनर में। आप तो बहुत सुरक्षित जगह थी जो वहाँ पे बस अड्डा था, इतना शानदार परमानेंट बड़ा स्ट्रक्चर, वहाँ रखते लेबर को, और 3.5 किलोमीटर का फासला था सिर्फ, उसको तो आप ऐसे ही तय कर देते। लेकिन जो 8 लोगों की उसमें मृत्यु हुई, उसके लिए जिम्मेदार तो पूर्णतः BRO है और BRO का ठेकेदार है। इसको मानने में, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो साइट सिलेक्शन ही गलत थे। माउंटेन हैजार्ड्स, माउंटेन मैनर्स, कैंप साइट सिलेक्शन, तीनों पैरामीटर में वो फेल थे। अब आप देखेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम, DREI ये सब जारी कर रहे हैं। परसों रात से औली के होटल खाली करा दिए गए, गोरसों, सुनील गांव, इस तरफ लोगों को कहा गया, चेयर कार बंद कर दी और वो रोपवे बंद कर दिया। तो उनके DREI की जो वार्निंग है वो 2500 मीटर से ऊपर है, और जिला प्रशासन ने या जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के रूप में जो वहाँ बैठे हुए, उन्होंने 1800 मीटर से 2100 मीटर के बीच के सारे क्षेत्र में बहुत सनसनी फैला के रख दी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसके विरुद्ध जिला प्रशासन SDM को ज्ञापन भी दिया। तो मतलब गलत अर्ली वार्निंग से भी लोगों के रोजी रोटी और जीवन प्रभावित होते हैं। ठीक बात है। अब ये इसको बहुत तरीके से समझना चाहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने पूरी अलकनंदा वैली में 12-13 जगह ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए। उस प्रोफेसर चंपति रे के नेतृत्व में वो लगे, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने उन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को लगाने के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं कराई सहजता से। वो दसोली ग्राम स्वराज मंडल के पास गए, वो पाताल गंगा, टंगड़ी, पागल नाला में वो पंचायत ग्राम प्रधान के चक्कर काटते रहे, भाई एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा दो, लेकिन उन्होंने उनको सहजता से भूमि उपलब्ध नहीं कराई। जब इस तरह के सिस्टम, इस तरह का नॉन कोऑपरेशन समाज में, रेखीय विभागों में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य इनके बीच होगा, तो मतलब अव्यवस्था तो होगी। आपको यहाँ पे मंच पे आके या टीवी पे आके सरकारों को गरियाना या उनकी आलोचना करना बहुत सरल है, लेकिन 5 इंडिकेटर्स पे गणना लेना, रेन पर, मॉइस्चर पर, विंड पर, टेम्परेचर पर, इन गणनाओं को जो फील्ड में लेते हैं वैज्ञानिक, तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब कोस्टल रीजन है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे इतना कोऑपरेटिव, कोहेसिव, इतना सुंदर वातावरण विकसित है कि सारे लोग, मछुआरे से लेकर ग्रामीण से लेकर पंचायत अधिकारी से लेकर सभी रेखीय विभाग जो राज्य सरकार के हैं, केंद्र सरकार के, उनके बीच बहुत अच्छा तालमेल है। उत्तराखंड में ही अगर मैं इस मंच से कहना चाहूंगा तो कितना तालमेल है। वार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, FRI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर रिसोर्स ट्रेनिंग और USDA में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन। जनपद चमोली की वेबसाइट में आज भी जिलाधिकारी हिमांशु खुराना है कल तक, जबकि वहाँ संदीप तिवारी जी जिलाधिकारी हैं। तो इस पे ये हमारी
आपदाओं के प्रति सोच है। भूकंप का आगमन अलग तरीके से किया जाता है, एवलांच और भूकंप का आगमन अलग तरीके से किया जाता है। मैसिव रेनफॉल के आगमन में जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वर्षा के आगमन में काफी हद तक ठीक रहा है, लेकिन जब ऑल सडन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं और जब जो चक्रवातीय प्रवाह हवा के उसमें सडन चेंज आता है तो कई बार वैज्ञानिक गणनाएं भी फेल हो जाती हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम एक रामबाण अचूक दवा तो नहीं है, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम समाज को और पॉलिसी प्लानर्स को, शासन प्रशासन को एक गाइडेंस देती है, लेकिन फिर उसका पालन करे कौन, फील्ड पे उस पर इम्प्लीमेंट कौन करे। पिछली बार दीपक रावत जी जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता थे वो उन्होंने मेरी इस बात को नकारा था कि मैठानी जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ITBP को या उनको जानकारी न हो। मैं 200% आपको श्योर कह सकता हूँ BRO के ठेकेदार को जानकारी नहीं थी। अदरवाइज उनको 5-6 फीट की बारिश बर्फ में बाद में तो आर्मी लाई ना, उन मजदूरों को लाद के लाई, स्ट्रेचर में लाई, कैसे भी लाई। लेकिन अगर ठेकेदार को पता था, BRO के कमांडेंट को पता था तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं किया। अगर DM तिवारी, संदीप तिवारी सख्त नहीं होते BRO पे तो 14 घंटे में सड़क नहीं खुलती। उन्होंने उनको कहा डू और डाई, ये सड़क खुलनी चाहिए, वरना तो मिड मार्च तक सड़क खुलती नहीं, मतलब 3rd वीक तक। तो BRO बेहद लापरवाह एजेंसी है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसी भी है साथ ही साथ। तो आज अगर हम चर्चा कर रहे थे अर्ली वार्निंग सिस्टम पे, तो हमको ये लगता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो एक इक्विपमेंट नहीं है कि जादू की छड़ी घुमा दें और सभी कुछ ठीक हो जाएगा। इसको समझने के लिए सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है और सही सटीक गणनाएं एनालिसिस करके फिर मौसम विज्ञान विभाग उसकी जानकारी देता है। हमारे यहाँ कुछ डॉपलर रडार आए थे, उनका जिक्र बंद हो गया कुछ समय से। मैं उसके बारे में भी इस मंच के माध्यम से आप बात पूछनी चाहिए, वो क्या हो रहा है। ठीक है JP मैठानी जी, आपने कहा है कि किस तरीके से इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को समझा जा सकता है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात आई है इन मिनटों में, जो आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया भी है। आशीष सैनी जी, अभी पर्यावरणविद JP मैठानी जी ने बहुत सारी चीजें बता दी और हमें उन्हें समझना होगा, सरकारों को भी समझना होगा। देखिए, मैठानी जी ने, मैं एक बात पे आपत्ति करूंगा कि वो सरकार की आलोचना से बच रहे हैं। सरकार की आलोचना निश्चित रूप से होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी भी दल की हो। मैं पिछले वर्ष 11 मई को मुख्यमंत्री जी का एक बयान था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं। आज 11 मई के बाद आज हम फरवरी मतलब मार्च में आ गए हम, और मार्च 2025 में, तो आज 10 महीने 11 महीने बाद भी वो 0 बटा सन्नाटा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात आशीष जी, अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात 2021 में भी हुई थी, जब रैनी आपदा आई थी, 206 से अधिक लोग उसमें मर गए थे। नहीं, 2021 में भी हुई, लेकिन 2024 आप कहा 10 महीने की बात कर रहे हैं, 2021 में भी हुई थी। नहीं, मैं तो अभी लेटेस्ट जो सरकार ने घोषणा करी वो 2024 ही करी। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम मैंने पहले भी कहा कि एक सिंगल मशीन नहीं है, एक डेटा एनालिसिस है। उस डेटा एनालिसिस को करके आप वैज्ञानिक क्या आकलन करते हैं, और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण इसमें जो अगला कदम आता है कि वह किसको सूचना दे। यदि उनको लग रहा है कि बारिश अधिक तेज आएगी तो उन्हें सूचना देनी किसको है, क्या जिलाधिकारियों को देनी है, वहां रहने वाले लोगों को देनी है, ग्राम प्रधानों को देनी है, स्टूडेंट्स को देनी है, किन किन लोगों के नंबर पे मैसेज जाएंगे, मैसेज कौन करेगा। उसके बाद यदि कोई कॉल आती है, कोई डिजास्टर होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया कौन करेगा। ये सारा जो मैनेजमेंट है यही अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये जब लगेगा तो इससे जब कोई आपदा आने की आहट होगी या आपदा आ चुकी होगी तो बचाव के जो प्रयास है वो थोड़ा सा, अगर 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले भी, अच्छा वो बात ठीक है। सरकार के प्रयास कितने हैं? सर, सरकार के प्रयास मैंने आपको बताया, 2014 में एक बयान आया और आज अभी तक कोई दूसरा बयान नहीं आया है। सरकार के प्रयास, मुझे थोड़ा शर्म महसूस हो रही है कि शून्य है। प्रभा जी जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सरकार, आप लोगों को ही करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, ये जो हमारे पर्यावरणविद हैं उन्होंने, मैठानी जी ने बहुत अच्छी बातें कहेंगी, लेकिन ये जो कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भाई यहाँ बैठे वो कह रहे हैं कि मैं वो मैठानी जी से सहमत नहीं है, वो उनकी बातों से सहमत है, लेकिन एक बात से वो सहमत नहीं है कि उन्होंने सरकार की आलोचना नहीं की। देखिए
नहीं, वो मतलब ये देख लीजिए वो बोल क्या रहे हैं कि वो सारी बातों से सहमत है, बस एक बात से सहमत है कि एक बार मैठानी जी ये कह देते कि वो सरकार की गलती निकाल देते तो ये बिल्कुल उनकी सारी बातों से सहमत हो जाते। दूसरा इन्होंने कहा जीरो सन्नाटा, मैं कहूंगी आप बताएं 0 सन्नाटा तो आप पे लागू होता है, दिल्ली में आप 0 लेकर आए हैं, सन्नाटा आप लोग हो गए हो, तो 0 सन्नाटा अगर आप बकवास करने के लिए यहाँ बैठी है तो मैं यहाँ पर इस काम के लिए नहीं हुआ, की जरूरत नहीं बहुत है, संवेदनशील विषय पर बात हो रही है, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार अभी देखिए, अभी देखिए, अभी कल की बात है, कल की खबर है, सरकार वो चीजें आप अपने तक रखेंगे, इसलिए मेरे को उससे कोई आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा कि हम सरकार ने कहा किया, अभी केरल के 5 गांव डूब गए, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, क्या कर दिया उनके पास रेस्क्यू तक ऑपरेशन नहीं थे, राज्य की सरकार के पास रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं थे, केंद्र की सरकार वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, तो वहाँ राज्य की सरकार क्या कर रही है? आपदा के बारे में तो हम कह रहे हैं कि प्रेडिक्शन करना पड़ता है, रेस्क्यू तो आपके हाथ में है, रेस्क्यू में कांग्रेस की सरकारें क्या करती है? इन्हें मालूम ही नहीं केरल में सरकार किसकी है। तो मेरे को कहने का ये कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पर भी है वो अपना 100% काम कर रही है, वो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन में देखा है जिसमें हमारी रानी जी ने काम किया है। और जहाँ तक अर्ली सिस्टम का, रवि जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैठानी जी ने बहुत सही बात कही है, मैं वही पूछ रहा हूँ, सुन लेते हैं। मैठानी जी ने बहुत सही बात कही है कि ये केवल प्रिडिक्शन है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप उस बात पर आइए, आप एक मिनट आशीष जी, आप उस बात पर आइए कि सरकार एक और आपदा भी झेली ना हमने, 8 लोग चले गए, सरकार क्या सिस्टम बना रही है मौजूदा वक्त में, आप लोगों के क्या सिस्टम बन रहा है, अगर उस पर जानकारी है तो उसको बताइए आप। जी रवि जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपने हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मैंने आपको बता दिया राज्य का पहला जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये आपका पहला प्रोजेक्ट जो बन रहा है, ये चक्रौता लाका मंडल में बन रहा है, जिसमें हम ये 30% जो हम कह रहे हैं प्रिडिक्शन वहां से लगा दी जाएंगी। अब ये जैसे ही बनके तैयार हो जाएगा उसके बारे में आपको बता देंगे। मैंने भूकंप का आपको बताया है अभी कि ये ऐप लॉन्च हो चुका है, लेकिन मैं यही बार बार कह रही हूँ कि इसमें ये एक कलेक्टिव इफेक्ट होता है कि आज अगर हम लोगों से ही पूछ लिया जाए कि क्या हमारे मोबाइल में वो ऐप है, तो शायद नहीं, कितनों के पास है, या जो सेंसिटिव जोन में लोग रह रहे हैं उनसे पूछ लिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं मैठानी जी ने बहुत सही कि इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट कि हम सबको मिलकर काम करना है, सरकार को भी जगह जगह जो पॉलिसीज बनाई जाती है जनता को भी अवेयर करना है, जागरूक करना है, और ये जो सिस्टम बनाए जाते हैं टेक्नोलॉजी के, अल्टीमेटली ये है कि वहां पे जो अभी बता रहे थे कि बीआरओ की टीम थी उनको पता था, तो देखिए जो एवलॉन्च आता है, जैसे आपने कहा कि ऐप आज हमारे मोबाइल में है या नहीं है, तो इसके लिए जागरूक कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना। आज हम अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब तो सबके मोबाइल में कैसे है वो फिर? नहीं देखिए, वो ऐप भी सबके मोबाइल में डालिए, उसके लिए तो जब ये सरकार ने धामी जी ने ये लॉन्च किया था उसके तुरंत बाद उन्होंने ये सभी वहां के स्टूडेंट्स से सरकार ने इसको कहा था कि इसको डाउनलोड कर ले, बिकॉज ये स्टूडेंट्स इसमें बहुत इन्वॉल्व थे, आईआईटी रुड़की से ये लॉन्च हुआ था। तो अब यही है कि कितने लोग इसके बारे में अवेयर रहते, तो ये कलेक्टिव एफर्ट्स है, इसके बारे में जो लोग वहां नहीं भी रहते उनको भी अवेयर करवाना है, तो ये हम सबकी भी ड्यूटी है कि हम सबको बताएं। दूसरा मैं इसमें आ रही हूँ कि जो अभी ये हम कह रहे हैं कि वहां का जो ड्रोन सिस्टम वहां पर है, सैटेलाइट वहां पर है, तो एक टेक्निक वहां पर होती है, लेकिन जो ये एवलॉन्च आया, देखिए ये एवलॉन्च अगर हम वहां पे उस दिन बारिश की भी बात करें, मौसम खराब था, बारिश तो आप देखिए वहां पे जो बीआरओ की जो काम कर रही है वो अभी भी वहां पे बर्फ हटाने का काम कर रही है, हल्की बारिश रहती है, लेकिन जो एवलॉन्च होता है ये सडन आता है, इसमें हम प्रिडिक्शन वही वाली बात है कि अगर हम अभी काम करना बंद कर दे, जैसे उन्होंने बताया कई क्षेत्र हमारे खाली करवा दिए गए कि शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो काम होता है वो धीरे धीरे चलता रहता है, और जो एवलॉन्च होता है, अगर आप उस दिन का मौसम देखें तो एवलॉन्च तो अगर हम हमारे पंचोली जो भाई साहब बैठे वो भी यही बता रहे थे कि जब एक सडन गर्मी वहां पर आती है तो वो जो सतह होता है, सरफेस वहां से हिल जाता है, वो एवलॉन्च मतलब हम चाहे बर्फ का वो कर ले वो गिर जाता है। लेकिन अगर सवाल ये है ना कि अगर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, एक मिनट से नहीं, अलर्ट जारी किया है, और जो हमारे देखिए सबसे बड़ा अलर्ट इन लोगों के लिए जो खासतौर पर बॉर्डर इलाके पे हैं। अब ठीक है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि वहां पर उन लोगों के पास सूचना थी या नहीं थी, लेकिन अगर वहां पर मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, आज तक प्रदेश में इतनी मैजिस्ट्रियल जांच हुई, मुझे लगता है कोई इस पैनल में ये बता दे कि कोई मैजिस्ट्रियल जांच सामने है। पंचोली सर, जो मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश होते हैं इतनी घटनाओं पर, कोई खुलकर सामने आई हो मैजिस्ट्रियल जांच के बाद? मजिस्ट्रेट जांच तो असल में कि मजिस्ट्रेट इसके आदेश होते हैं, उसके बाद क्या होता है ये और तलब, देखो ये कुछ शब्द ऐसे जो पुरानी हो गई, मजिस्ट्रेट जांच करा दो, तलब करा दो, ये बहुत पुराने शब्द हैं। लेकिन अर्ली वार्निंग की जब आप बात करते हैं ना, बहुत सरल भाषा में जेपी भाई जी ने समझाया, और मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं उसके लिए कि नीदरलैंड में ना अर्ली वार्निंग सिस्टम को ड्रॉप आउट बच्चों को ट्रेस करने के लिए बनाया गया है। ये कोई ऐसी ताकत नहीं कि अर्ली वार्निंग लग जाएगी तो सब कुछ बच जाएगा।
ये समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत ये है कि हम जिस नेचर में जी रहे हैं, हम उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्या है उसके साथ। अब तभी तो हमको ये सब चीजों की जरूरत पड़ रही है ना। माना नीदरलैंड में उन्होंने बच्चे नहीं ढूंढ पाए कि ड्रॉप आउट बच्चे कितने हैं, तो उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया और उन्होंने एक हफ्ते में 73 बच्चों को ऐसे ड्रॉप आउट बच्चों को सूचीबद्ध किया कि ये इतने बच्चे 15 दिन से स्कूल गए ही नहीं। लेकिन सर इसमें एक चीज और आ रही है ना, जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, यहाँ पर उदासीनता भी दिखाई देती है अधिकारियों की। अगर आप लोगों ने वहां पर अलर्ट नहीं किया, जैसे जेपी मैठाणी जी कह रहे थे, हम सब माणा और बद्रीनाथ जी में गए हैं लगभग, तो अब जैसे अब ये माणा और बीच में जो चौड़ी सड़क है वहां पर ये लोग थे बंकरों में, हम अगर जो जिस बस अड्डे की बात की जा रही थी वहां तक उनको लाया जा सकता था, ज्यादा दूर तो नहीं था। तो यहाँ पर तो लापरवाही होती है ना, लापरवाही कोई भी हो, अगर ये नजीर बननी चाहिए ना, अगर कोई कार्रवाई हो तो आगे से अलर्ट रहेंगे ना अधिकारी। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक लाइन और भी कही कि हमारे प्रदेश में कॉपरेशन नहीं, मतलब ये आपस में कोऑपरेटिव नहीं हम लोग आपस में। जो तटीय क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं वहां पर इतना अच्छा वातावरण है कि वहां लगता है नहीं कि सरकारी मुलाजिम कौन है, आम आदमी कौन है, खास कौन है। बहुत कम्युनिकेशन गायब है ही नहीं, मतलब बहुत संवादहीनता है नहीं, बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ अगर मजिस्ट्रेट जांच हो गई या कुछ जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है, तो जो उसके बगल वाला अधिकारी है ना, उसको कुछ नहीं आता, वो तो ऐसे बोलता है। मतलब इतने टूटे हुए आपस में, अरे भाई तुम भी कुर्सी पे बैठे हो, वो भी कुर्सी पे बैठा हो, वो भी कुर्सी पे बैठा हुआ, जब तुम ही लोग अलर्ट नहीं हो रहे हैं, जिनके पास जिम्मेदार, मौसम विभाग ने अपना काम कर दिया, उसने तो अलर्ट कर दिया है, लेकिन बाकी काम तो फिर बाकी काम तो जैसे शिक्षा विभाग का है, इसको अलर्ट होना है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसकी भी जिम्मेदारी है लोगों के पास। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग संभाले, आपदा विभाग वाले आपदा विभाग को संभाले। तो सब लोग क्या है कि इनका 36 में है। हमने कई बार मजाक के तौर पे बोलो या हकीकत बोलो, हमने कई बार बोला कि 36 छोड़ो यार, 63 में आओ यार। 63 जब आप लिखोगे ना तो आमने सामने रहते हैं, 36 कैसे रहते हैं मुंह, ये लोग 36 में रहते हैं। हमने इनको कई बार बोला तुम पढ़े लिखे लोग हो, 63 में आ जाओ, लेकिन ये 63 में आते नहीं है। तो इसका घाटा क्या है कि हम लोगों को भुगतना पड़ता है। जो अभी घटना घटी जिसकी आप बात कर रहे थे, ये सारे घटनाएं तभी हुई है कि आपस में कम्युनिकेशन गायब है, बिल्कुल ही गायब है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फाइनल कमेंट लूंगा, वक्त कम है। आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, दीपक राव जी। देखिए कहीं ना कहीं पर एक चीज आज के पूरे इस डिस्कशन में उभर कर आई है कि जितने भी संस्थाएं हमारी हैं केंद्र की हों, उनके बीच में समन्वय की कमी थी। समन्वय की वजह से, संचार की समन्वय की कमी थी, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन बीआरओ को नहीं पहुंच पाई। यदि समय रहते ही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती तो शायद इस घटना को हम कम से कम क्षति, हमें जो मानवीय क्षति हुई है उसको रोका जा सकता था। तो हम तो सरकार से एक तरीके से आग्रह करेंगे कि जो कमियां अब इस आपदा में हमें नजर आई हैं, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आपदा प्रदेश है, समय समय पर यहाँ आपदा आती रहती है, ये ना ये अंतिम है ना ये पहली थी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो जितनी कमियां रह गई हैं अलग अलग विभागों के बीच में समन्वय की, संचार के माध्यम से संचार की या इन पर जो सूचना है उसके आदान प्रदान की, उसमें समन्वय स्थापित करने की कोशिश करें और आदान प्रदान की। ठीक है, जेपी मैठाणी सर, आपसे फाइनल कमेंट एक सुझाव के साथ। सिर्फ इस बात को यहाँ पे दोहराना चाहूंगा, जैसे कोस्टल रीजन में मछुआरे जो हैं वो मौसम के सूचना वाहक हैं, कम्युनिटी रेडियो है या मछुआरे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उस समुद्र से जुड़ी हुई है, इसलिए वो अलर्ट रहते हैं। पहाड़ों में सीधे सीधे हमारा रोजगार तो सरकारी नौकरी है, पेंशन है, व्यापार है, माइग्रेशन है, लेकिन लोकल रिसोर्स बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम स्थानीय स्तर पर अपने मौसमी फैक्टर्स को भी अनदेखा करते हैं। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार के जो जिला स्तर पर जो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं और जो अन्य जो शासन प्रशासन के लोग हैं, वो जो सूचनाएं जारी करते हैं, क्या वो जनप्रतिनिधियों तक स्कूलों के माध्यम से, पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से, वन पंचायत सरपंच, फॉरेस्ट के माध्यम से, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, पीएमजीएसवाई, इन सब के माध्यम से सूचनाएं पहुंचनी चाहिए। धनसिंह राव जी ने एक बार बारिश वाले ऐप की बात की थी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक ऐप लॉन्च किया है। कोरोना का ऐप हम सब ने लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, क्योंकि उसके बिना हमारे काम होने बंद हो गए थे। तो ऐसा कुछ हो कि भाई 1000 मीटर से ऊपर जितने सरकारी कर्मचारी हों, जितने टीचर हों, उनके उसमें ये ऐप हो, पटवारियों से लेकर पुलिस से लेकर, और एक माहौल बिल्डअप हो कि लोग इन वार्निंग को अनदेखा न करें।
और समाज में कोहेसिवनेस हो, लाइन डिपार्टमेंट के बीच तालमेल हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सर, और इन लोगों के माध्यम से हजारों लोगों तक वो मैसेज जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभा जी, आपका फाइनल कमेंट शॉर्ट में। रवि जी, मैं यही कहूंगी कि हमारी भाजपा की सरकार जिस प्रकार राज्य में काम कर रही है और धामी सरकार की जो मेन मैं कहूंगी संवेदनशीलता, हमें पता है कि हमारा आपदा ग्रसित प्रदेश है और उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं रखी। अगर आज हम रेस्क्यू ऑपरेशन देख लें और ये जो हम अर्ली वार्निंग सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, तो राज्य में ये भी बहुत ज्यादा डेवलप होने वाले हैं और हर चेतावनी को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है और एडवाइजरी जारी की जाती है। कहीं सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन भविष्य में भी हम सरकार का, मैं ये कहती हूँ, ये मेरे को लगता है कि उनकी तरफ से यही चेतावनी दी गई है या वो डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो 30% भी हमारा रिस्क रह जाता है कि हम इन आपदाओं को कम से कम कर सके। यानी आप कह रहे हैं कि सरकार गंभीरता के साथ इस तरह का काम करेगी। आशीष सैनी जी। जी देखिए, अभी प्रभा जी ने कहा कि लाखा मंडल में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जा रहा है। उस अर्ली वार्निंग सिस्टम की घोषणा ये अभी 3 दिन पहले 3 मार्च को की है इन्होंने। तो जो आज घोषणा कर रहे हैं आप उसका श्रेय लूटना चाह रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि जब आपने 11 मई को अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की, देखिए ये भी एक बीमारी है। आप लोग पीछे आप लोग अपनी बात को पूरा रखने नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी गंभीर बीमारी है, इसकी भी इलाज की जरूरत है। सैनी जी ठीक है, आप बताइए। नहीं, आपको इस बीमारी के इलाज की भी जरूरत है। जो आप बीच में बोलते हैं, आक्षेप क्यों लगा रहे हो? आप अपनी बात रखिए। फिर इनको बीमारी लग गई सर, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बात सुन लीजिए, समय नहीं है, बात पूरी नहीं आ पाएगी। मैंने भाजपा कांग्रेस का नाम नहीं लिया। प्रभा जी की बात नहीं आ पाएगी। प्रभा जी, उन्होंने आपकी बात सुनी है, विपक्ष को भी सुन लीजिए। विपक्ष को भी सुन लीजिए। देखा है कि आपदाएं ग्रसित प्रदेश में आपदाएं आएंगी। सुनते कहीं? प्रभा जी सुन लीजिए, विपक्ष को भी सुन लीजिए। विपक्ष की नहीं सुनते कभी भी, सुनना चाहिए। आशीष, देखिए हमने इनको ये कहा है कि देखिए हम सरकार हमारी भी रही है और अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर नहीं पूरी दुनिया में लाए जा रहे हैं। और अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई इमीडिएट मशीन नहीं है, वो एक डेटा एनालिसिस है। और डेटा एनालिसिस के बाद आप जो उसका बचाव के क्या उपाय करेंगे, किनको सूचना देंगे, पूरा एक तंत्र है। उस तंत्र को विकसित कीजिए उत्तराखंड में। सरकार आपकी विफल है निश्चित रूप से, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को लाइए और नागरिकों को बचाने का काम कीजिए। ठीक है। प्रभा बंदोनी जी, दीपक रावत जी, प्रेम पंचोली जी, आशीष सैनी जी और जेपी मैठानी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण चर्चा थी, आपने भाग लिया और आपने अपनी बात रखी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रदेश में आपदा एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। सरकारों की कोशिश रहती है कि हम एक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे कभी छोटी छोटी बातें बहुत